CSN स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 के क्लास 12 की हिस्ट्री यानी इतिहास के इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट MCQ टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अब पहला प्रश्न है कि महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला? था 18 दिन तक चला। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि महाभारत या मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो हिडिंबा के साथ गंधर्व विवाह संपन्न किया था। किसने? भीम ने, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच अर्जुन का पुत्र था, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कर्म ने बाधि कारस्ते माँ फलसु कदाचन गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो किस अध्याय में वर्णित है? द्वितीय में, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पहली स्मृति के रचनाकार कौन थे? तो पहली स्मृति के रचनाकार कौन थे? मनु थे। मनु, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? प्रश्न ये है कि बौद्ध एवं जैन साहित्य के मुताबिक 6ठी शताब्दी ईस्वी में कितने महाजनपद थे? तो कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन थे? तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली थे मगध, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलता है? तो किस महाजनपद में मिलता है? लिच्छवी में, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कौशल का राजधानी कहाँ थी? तो कौशल का राजधानी थी श्रावस्ती, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि मथुरा किसकी राजधानी थी? तो मथुरा मगध की राजधानी थी, यानी मगध नहीं, यहाँ पर सुरसेन की राजधानी थी। ठीक है, मथुरा किसकी राजधानी थी? सुरसेन, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं कि महासमती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो महासमती अवंती की राजधानी थी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है? तो विष्णु पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी? तो मौर्य वंश की स्थापना की गई थी 322 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक कौन था मौर्य साम्राज्य का? चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न अब देख लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य की द्वितीय शासक कौन था? तो द्वितीय शासक थे बिंदुसार। ठीक है, प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, द्वितीय शासक थे बिंदुसार और प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो द्वितीय शासक कौन थे? बिंदुसार, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला है कि मौर्य साम्राज्य के तृतीय शासक कौन थे? तो अशोक, तृतीय शासक थे अशोक। प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, द्वितीय शासक थे बिंदुसार और तृतीय शासक थे अशोक। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? और मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य साम्राज्य बृहद्रथ का वध किसने किया था? तो बृहद्रथ का वध किसने किया था? पुष्यमित्र संघ ने। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो शुंग वंश की स्थापना की पुष्यमित्र ने, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो देखिए यहाँ पर बिंदुसार यहाँ पर द्वितीय मौर्य वंश शासक है, अशोक तृतीय मौर्य वंश शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम मौर्य वंश शासक है, यानी कौन नहीं है? अजातशत्रु है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की? तो उदयभद्र ने, उदयभद्र यानी उदयन, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो कब पराजित किया था? 305 BC में, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है कि चंद्रगुप्त
की मृत्यु कब हुई थी? तो चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में, यानी ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे उसको कहा जाता है गूढ़ पुरुष, यानी ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो मेगास्थनीज भारत के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यानी ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज की पुस्तक के किस नाम से जाना जाता है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक के नाम के किस नाम से जाना जाता है? इंडिका, यानी ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है कि इंडिका किसके द्वारा लिखा गया? ठीक है, तो इंडिका लिखा गया मेगास्थनीज के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य ने, यानी चाणक्य ने, यानी ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है यहाँ पर कि कौटिल्य की कीर्ति क्या है? तो कौटिल्य की कीर्ति क्या है? अर्थशास्त्र इसने लिखी थी कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम चाणक्य थे, ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय, यानी ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत में ही, यहाँ पर पाकिस्तान में, अभी पाकिस्तान में चला गया, यानी ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, पहले भारत में ही विद्यमान थे। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की कुमारगुप्त ने, यानी ऑप्शन नंबर एक में यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था, यानी ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर सही उत्तर है कि तीसरा नंबर का शासक थे। अगला प्रश्न है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? तो अशोक को ही प्रियदर्शी कहा गया, यानी ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? अशोक का राज्य अभिषेक किया गया था 269 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर चार यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? कलिंग की लड़ाई हुई थी 261 ईस्वी में, और किसके अशोक के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, जो कि उड़ीसा में विद्यमान है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? फिर से वही प्रश्न आ गया, 261 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? तो बौद्ध धर्म का, यानी ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया? तो सारनाथ का स्तंभ बनाया था अशोक ने ही, यानी अशोक मौर्य ने, यानी ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा प्रसारित किया गया था? तो धम्म का शासक अशोक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर सही उत्तर। अगला है कि धम्म की लिपि क्या थी? तो धम्म की लिपि थी ब्राह्मी लिपि। अशोक के द्वारा देखिए दो प्रकार की लिपि थी, एक ब्राह्मी लिपि, एक ख्रस्ट लिपि। तो धम्म की लिपि क्या थी? ब्राह्मी, यानी ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि 1838 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे सफलता किसने प्राप्त की? तो जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप, यानी ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ था? तो मौर्य काल में सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर चार यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सा भारतीय सम्राट भारत का नेपोलियन से नाम के जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है? तो समुद्रगुप्त की जानकारी प्रयाग प्राशस्त्य से होती है, यानी ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश का शासक था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय मौर्य यहाँ पर गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, मौर्य नहीं होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, द्वितीय देखिए, ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक को सिक्के में बिना बजाते दिखलाया गया? तो किसको? समुद्रगुप्त को, यानी ऑप्शन नंबर चार यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हरिसेन की प्रयोग प्राशिस्त संबंधित है? तो किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रायग प्राशिस्त की रचना किसने की? तो प्रायग प्राशिस्त की रचना की थी बाणभट्ट में, बाणभट्ट, यानी ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ की थी? तो भूमि अनुदान की प्रथा शुरू की थी सातवाहन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख खारवल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर चार यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हर्षचरित की रचना किसने की? तो हर्षचरित की रचना की बाणभट्ट ने, यानी ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि
मेघदूतम के लेखक निम्न में से कौन है? तो मेघदूतम के लेखक कौन है? कालिदास, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न कि मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था? विशाखा दत्त, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि अष्ट अध्याय की रचना किसने की? तो अष्ट अध्याय की रचना की पाणिनि ने, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है कि अपने स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया? तो सुदर्शन झील का मरम्मत किसने किया था? रुद्र दमन में, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि शक श्रवण का आरंभ किसने किया था? किसने शक श्रवण का आरंभ किया था? कनिष्क ने, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो स्वर्ण सिक्के किसने जारी किया? कुषाणों ने, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की प्राचीनतम मुद्रा को आहत सिक्का के नाम से भी जाना जाता है और पंचमार्ग सिक्के के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो पुरातत्व में देखिए सिक्के भी आते हैं, अभिलेख भी आते हैं और भग्नावशेष भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर साहित्य नहीं आता है। ठीक है, साहित्य तो किताब से आता है, पुरातत्व जो यहाँ पर उकेड़ कर जो मिलता है, ठीक है, उखड़ने के बाद जो मिलता है उसको कहा जाता है पुरातत्व। तो यहाँ पर साहित्य हो जाएगा सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है कनिंघम को, कनिंघम, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सर जॉन मार्शल कौन थे? तो जॉन मार्शल कौन थे? एक पुरातत्वविद्ता थे, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की खोज किसने की अथवा हड़प्पा का उत्खनन किसने करवाया था? तो दयानंद साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखालदास बनार्जी, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि लोथल की खोज किसने की? तो लोथल की खोज की है SR राव। ठीक है, और लोथल में देखिए क्या है, लोथल में स्थित है, लोथल गुजरात के भगवा नदी के किनारे स्थित है, जहां पर बंदरगाह भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921। किसने किया था? यहाँ पर दयाराम साहनी, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। प्रश्न है कि धौलावीरा की खोज किस वर्ष हुई? तो धौलावीरा की खोज हुई 1990 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो पश्चिम उत्तर भाग में। ठीक है, पश्चिम उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या कहलाती थी? तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा थी मांडा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है कि कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना गया है? तो कार्बन डेटिंग के अनुसार हड़प्पा सभ्यता काल माना गया था 2500 ईसा पूर्व से 2550 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्का पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है? तो अर्नेस्ट मैकी, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसके बना हुआ था? तो तांबा का बना हुआ था, ऑप्शन नंबर 2 है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन से पशु अज्ञात थी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ा के बारे में नहीं जानते थे, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा स्थित है? तो कालीबंगा स्थित है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो शहद का, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या थी? तो मोहर, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते लड़की की मूर्ति किस स्थान से मिली है? तो मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है।
प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़वा राजधानी क्या थी? तो जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी कितनी थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी थी 483 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे ईंट से, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो कहाँ पर मिले? मोहनजोदड़ो, यहाँ ऑप्शन नंबर 3। अगला है कि पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? तो पुरोहित राजा का अवशेष प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर 1। अगला है कि हड़प्पा किस देवी की पूजा करते थे? तो हड़प्पा यहाँ पर पूजा करती थी मातृ देवी की, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? तो किस प्रकार का? नगर पालिका जैसे, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है कि तोलने की इकाई के रूप में सिंधु भाषी किस अंक या इसके गुणक का व्यवहार करते थे? 16 का, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो सेलखाड़ी, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान बंदरगाह था? तो लोथल में, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल गुजरात के भगवा नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर है। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात, ऑप्शन नंबर 2। सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था? तो बंदरगाह कौन सा था? यहाँ पर लोथल में थी, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है कि डाकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुई? तो लोथल से, ऑप्शन नंबर 4 है। सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया था? तो नाविकों का देश कहा जाता है मेलहुआ, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला है कि हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते? तो तांबा प्राप्त करते थे खेतड़ी से, ठीक है। प्रश्न यहाँ देख लेते हैं क्या है कि हड़प्पा सभ्यता लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे? तो दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर 2। हड़प्पा लोग नीला लाजवर्त मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? तो सरतुघ से, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। हालांकि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता था? तो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भिल्सा टॉस के लेखक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कलम्बस, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।